तो सीटेड पेपर का फर्स्ट पार्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रेन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या होते हैं? एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार का कौशल प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। या सेकंड ऑप्शन है, लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, प्रेक्षात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। या थर्ड ऑप्शन है, कैन बी कंसीडर्ड कंडीशनड to behave in a particular way by carefully controlled stimulus response association, को अधिगम अनुरूप संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। या फोर्थ ऑप्शन है, कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन अ स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, को पुरस्कृत और दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना और सीखना सिखाया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हमें बताना है, वैसे तो ये डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग चारों ही ऑप्शन सही है, लेकिन हमें क्या बताना है जीन पियाजे के अनुसार। तो जीन पियाजे के अनुसार जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है। एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार के कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग सही है। जैसे में इसमें स्टिमुलस की बात की गई है पालव के द्वारा, इनमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात की गई है स्किनर के द्वारा। तो ये डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, लेकिन जो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, देयर इज इंडिविजुअल वेरिएशन इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम डैश टू डैश, चालक विकास दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। ठीक है, हमें पता है जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में चलता है, तो उसमें हमें बताना है कि जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ तक मतलब चलता है, पहले कौन सी स्किल आती है और फिर लास्ट में कौन सी स्किल आती है। तो पहला ऑप्शन है सेफेलोकॉडल प्रॉक्सिमोडिस्टल शीर्षगामी अधोगामी, या प्रॉक्सिमोडिस्टल सेफेलोकॉडल अधोगामी शीर्षगामी। आपको ऑर्डर का ध्यान देना है क्योंकि ऑप्शन में क्या है, पहले सेफेलोकॉडल फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल, दोनों ही वर्ड्स तो आ रहे हैं पर आगे पीछे आ रहे हैं, तो आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है। फिर थर्ड है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट फाइन मोटर डेवलपमेंट, अपरिष्कृत चालक विकास या परिष्कृत चालक विकास, या फाइन मोटर डेवलपमेंट एंड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, परिष्कृत चालक विकास अपरिष्कृत चालक विकास। चलिए हम चारों ही ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। सेफेलोकॉडल क्या होता है? सेफेलोकॉडल क्या होता है, सेंट्रल टू नहीं, सेफेलोकॉडल क्या होता है, सर से पैर मतलब हेड टू टो, सर से लेकर के पैर तक का डेवलपमेंट को जो सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, सेफेलोकॉडल बोलते हैं। फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, सेंट्रल टू पेरिफेरी, मतलब अंदर केंद्र से बाहर की ओर, सेंट्रल टू पेरिफेरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में एक्सचेंज करके लिखा गया है। फिर ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर मतलब किसी चीज़ को हम जैसे हाथों को पूरा चलाना, हाथ को ऊपर नीचे करना क्या होता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है। और जब हम उसमें जो अच्छे से जैसे हम लिखना सीखते हैं या ड्राइंग बनाना सीखते हैं, तो जब हम उसमें बारीकी लाते हैं किसी काम में तो वो फाइन मोटर होता है। ग्रॉस मोटर मतलब पूरे हाथ को हमने चलाना सीखा है, आगे पीछे करना या ऊपर नीचे करना। और फाइन मोटर में हम उंगलियों पे मतलब जो बारीक काम कर सकते हैं
वो फाइन मोटर में आ जाते हैं। उसके बाद फोर्थ में ही पहले फाइन मोटर है, देन ग्रॉस मोटर है। तो जो वेरिएशन चलेगा इंडिविजुअल डेवलपमेंट में वो क्या है, ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर है। पहले हम मोटे मोटे काम कर सकते हैं, मतलब हल्के काम कर सकते हैं, और फिर हम बारीक काम कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास या परिष्कृत स्थूल चालक विकास। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। इसके साथ ही आपके 3 टॉपिक्स क्लियर हो गए। सेफेलोकोडल का भी क्वेश्चन बहुत, जो प्रीवियस ईयर में ही आपको सेफेलोकोडल और प्रॉक्सिमल डिस्टल से क्वेश्चन रिलेटेड मिल जाएंगे। तो सेफेलोकोडल क्या होता है, हेड टू टो, सर से पैर, और प्रॉक्सिमल डिस्टल सेंट्रल टू पेरिफेरी, केंद्र से बाहर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड इज, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। क्या वो एडोलसेंस होता है, किशोरावस्था होती है, मिड चाइल्डहुड होता है, मध्य बाल्यावस्था होती है, प्री ऑपरेशनल पीरियड होता है, पूरी क्रियात्मक अवधि होती है, एंड चाइल्डहुड होता है, बाल्यावस्था की समाप्ति होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडोलसेंस। एडोलसेंस के एंड पे ही क्या होता है, एडल्टहुड इनिशिएट करता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ए चिल्ड्रन आर्ग्यू दैट हैंस शुड नॉट स्टील द ड्रग मेडिसिन दैट कैन सेव हिज वाइफ बिकॉज ही विल be caught and sent to jail if he does so. According to Kohlberg, which stage of moral understanding does the child fall under? एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। क्या वो द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन है, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास है, या सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन है, सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास है, या फिर पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास है, या फिर फोर्थ ऑप्शन द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है। तो कोहलबर्ग के अनुसार ये कौन सी स्टेज की बात की गई है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन की बात की गई है। कोहलबर्ग के जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें 6 स्टेजेस है, और 6 स्टेज अगर आपने नहीं पढ़े तो वो भी आपको पढ़ना है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, Lev-Vygotsky refer to the verbal dialogues that children have with themselves as, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव-वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं, अहम केंद्रित वार्ता, प्राइवेट स्पीच कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता, डिसॉर्ट स्पीच कहते हैं, भ्रांत वार्ता, या प्रॉब्लमेटिक स्पीच कहते हैं, समस्यात्मक वार्ता। तो लेव-वाइगोत्स्की जो बच्चे खुद से बात करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एसोसिएटिंग टॉय, आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग, हाउसहोल्ड आइटम, ऑक्यूपेशंस एंड कलर्स विथ स्पेसिफिक सेक्स इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। क्या ये इवॉल्व जेंडर आइडेंटिटी है, विकसित जेंडर पहचान, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर थ्योरी, जेंडर सिद्धांत, या जेंडर रिलेवेंस, जेंडर प्रासंगिकता। तो ये क्या हो जाएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाएगा। अगर हम किसी चीज़ को किसी लिंग के साथ जोड़ देते हैं तो ये जेंडर रूढ़िवाद कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन अ एलिमेंट्री classroom it is important to dash the experience that a child bring with her.
एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है वो क्या होता है? डिनाई करना चाहिए, उसे अस्वीकार करना चाहिए, नेगलेक्ट करना चाहिए, उसे अपेक्षा करनी चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या बिल्ड ऑन, उसे शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? हमें उसकी जो एक्सपीरियंस है उसको अस्वीकार नहीं करना चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, उसको हमें उनके जो एक्सपीरियंस है उसका क्या करना चाहिए? शामिल करके उनका संचयन करना चाहिए। तो बिल्ड ऑन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हमें किसी भी बच्चे को अस्वीकार, उपेक्षा और ध्यान नहीं देना, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उनको शामिल करना चाहिए। तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए टीचर शुड, एक शिक्षक को चाहिए कि मैक्सिमाइज कंपैरिजन अमंगस्ट स्टूडेंट, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें, या प्रमोट स्टूडेंट बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर, वह विशेष सांस्कृतिक समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दें, या फिर इग्नोर कल्चरल डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी अमंग स्टूडेंट, वह बच्चों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नता तथा विविधताओं की अनदेखी करे, या कम्युनिकेट डैट शी रिस्पेक्ट एंड वैल्यू ऑल कल्चर इन क्लास, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृति का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो टीचर को क्या करना चाहिए? सारे कम्युनिकेट दैट सी रिस्पेक्ट एंड वैल्यू ऑल कल्चर्स इन क्लास। आप क्लास में क्या हो सकते हैं? पक्षपाती नहीं हो सकते कि आप किसी एक कल्चर पे ध्यान दें या बच्चों के बीच में उनको तुलना करें या उनकी कल्चरल डिफरेंस को क्या करें? इग्नोर कर दें। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है कि हम उनके बीच में कंपैरिजन करें, ये भी बात गलत हो जाएगी। किसी पर्टिकुलर कास्ट को या कल्चर को प्रमोट करें, या ये भी बात गलत हो जाएगी। और इग्नोर करें उनके कल्चरल डिफरेंस को, ये भी बात गलत हो जाएगी। हमें क्या करना है? सारी ही संस्कृति का सम्मान करना है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following construct does Right to Education Act 2009 advocate? निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? क्या वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन की वकालत करता है, एकीकृत शिक्षा की, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है, समावेशी शिक्षा की, सेग्रीगेशन की बात करता है, पृथकीकरण की, या 4th मेन स्ट्रीम की बात करता है, मुख्यधारा शिक्षण की? तो जो NCF 2009 है वो किसकी बात करता है? इंक्लूसिव एजुकेशन की, सबको साथ लेकर के समान कक्षा में शिक्षा देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन हमारा सही हो जाएगा। वैसे और सेग्रीगेशन की बात किसी में भी नहीं की गई है। तो अगर सेग्रीगेशन आपको दिखेगा तो आप क्या कर सकते हो? उसे सीधे सीधे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Dash is a philosophy that all children have a right to get equal education in a regular school system. यह एक विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो अभी मैंने जो ऊपर वाला क्वेश्चन था 9th नंबर का, उसमें भी यही बात की गई थी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेम क्लासरूम में देने की बात किस में की गई है? समावेशी शिक्षा में। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर ही लगा सकते हैं कि समावेशी शिक्षा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following represent the correct meaning of children in column A with their primary characteristics in column B? ठीक है, स्तंभ A में और स्तंभ B में कुछ विशेषताएं दी गई हैं प्राथमिक बच्चों की, तो आपको उन्हें मैच करना है। गिफ्टेड, फिर है लर्निंग डिसेबल्ड, फिर है क्रिएटिव, फिर है अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD, और यहाँ पे है लैक रीडिंग फ्लुएंसी, कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्ट इजीली, और फिर एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंसी। तो हम इसे मैच करते हैं। गिफ्टेड बच्चे कौन से होते हैं?
जो अपने आप ही क्या कर सकते हैं, कुछ भी सीखने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फोर्थ। फिर लर्निंग डिसेबल्ड कौन होते हैं, जिन्हें पढ़ने में लिखने में क्या हो, थोड़ी कमी हो। तो इसका क्या हो जाएगा, लर्निंग डिसेबल्ड को होते हैं जिनमें लैक रीडिंग फ्लुएंसी होती है। वैसे लैक रीडिंग फ्लुएंसी वाले बच्चे को क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिक। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्या हो जाएगा, ए। थर्ड है क्रिएटिव कौन होते हैं, जो किसी चीज़ का ओरिजिनल सॉल्यूशन सोच सकते हैं, कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। और फिर ADHD वाले जो हाइपर डिसेक्टिव बच्चे होते हैं, वो टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्ट इजीली। तो इसका हो जाएगा सी। हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। हमने फर्स्ट का क्या लगाया था, डी। तो अगर ये डी है तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा, डी तीनों में है। फिर सेकंड का हमने क्या लगाया था, ए हमें मिल गया सेकंड वाले में। आप एक दो ऑप्शन से भी आराम से ट्राई कर सकते हो। हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे आप हिंदी में भी पढ़ ले तो हिंदी में भी आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब द टीचर फुली कंट्रोल एवरीथिंग दैट हैपन इन द क्लास इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लें। या फिर सेकंड ऑप्शन, दे मेमोराइज फैक्ट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, वे पाठ्यक्रम में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। या फिर दे कॉपी आंसर रिटन बाय टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड, वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। या फोर्थ ऑप्शन है, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटी एंड टास्क, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो बच्चा इफेक्टिवली कब सीखेगा, क्या अगर टीचर ने क्लास को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया तो क्या बच्चा सीख जाएगा, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगर वो मेमोराइज कर ले, जो पाठ्य पुस्तक में चीज़ें दी गई हैं उनको याद कर ले, तो क्या बच्चा इफेक्टिवली सीखेगा, प्रभावी रूप से सीखेगा, तो ऐसा भी नहीं है। जहाँ भी हम स्कूल में बच्चों को मेमोराइज नहीं करवाते हैं या ब्लैक बोर्ड से जो आंसर्स हैं उनको कॉपी पे नहीं लिखवाते हैं, कॉपी हम नहीं करवाते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटी एंड टास्क, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे तो वो इफेक्टिवली सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास, बच्चों को कक्षा में प्रश्न बी करेज्ड टू आस्क, इनकरेज टू आस्क, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बी डिस्करेज टू आस्क, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, नॉट अलाउड टू आस्क, पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, बी स्टॉप्ड फ्रॉम आस्किंग, पूछने से रोकना चाहिए। तो अगर हम अपना कॉमन सेंस लगाएं तो भी ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। हम बच्चे को क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछने से रोकेंगे, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। उन्हें क्वेश्चन पूछने ही नहीं देंगे, अनुमति नहीं देंगे, ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और पूछने से रोक देंगे, ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए ताकि उनके जो भी डाउट हो वो क्लियर हो सके। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन। Which of the following is not a key process thought which meaningful learning occur, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। हमें नहीं वाला बताना है, गलत वाला। मेमोराइज एंड रिकॉल, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, या एक्सप्लोरेशन एंड इंट्रैक्शन, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, या अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। तो कौन सा गलत वाला है, वो क्या हो जाएगा हमारा, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। हमने जब से हम अभी सॉल्यूशन करें हमने देखा है कि मेमोराइजेशन हम या रिकॉल हम कभी नहीं करवाते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन
इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। When teacher have positive belief about student and their ability, the student, जब शिक्षक को बच्चों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। बिकम रिलैक्स्ड एंड स्टॉप पुटिंग इन एनी एफर्ट टू लर्न, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास बंद कर देते हैं। बिकम डीमोटिवेटेड एंड स्ट्रेस, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, या आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे, किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो अगर क्या करेंगे, टीचर अगर उनमें विश्वास रखेगा कि वो सीख सकते हैं, तो वो उससे वो मोटिवेटेड होंगे, वो उत्सुक और मोटिवेटेड रहेंगे सीखने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहेंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं क्यों गलत है, तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और सीखने के लिए कोई मेहनत ही नहीं करेंगे, ये बात क्या हो जाएगी, गलत। और मोटिवेटेड हो जाएंगे क्योंकि टीचर पॉजिटिव फील कर रहा है, तो बच्चे डीमोटिवेटेड और स्ट्रेस में आ जाएंगे, ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत। और उनका उस पर कोई प्रभावित नहीं होगा, तो ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट। पेडागोजी के क्वेश्चंस में आपको क्या लगाना है, बस एक तरह से कॉमन सेंस यूज़ करना है कि क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप उससे आधे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, चिल्ड्रंस एरर, बच्चों की गलतियाँ। फर्स्ट, रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर, प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। किसी भी क्वेश्चन में हम बच्चे की बुराई कभी नहीं करते, पेडागोजी में हम बच्चे की बुराई कभी नहीं करते। तो बच्चे अगर केयरलेस है, ये बात तो गलत हो जाएगी। ठीक है, हमें क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, हम कॉमन सेंस और थोड़ा मेंटलिटी रखेंगे कि पेडागोजी में किस तरीके से हमें जवाब देना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेमोराइजेशन हम नहीं करवाते, हमने याद कर रखा है, हमें मेमोराइजेशन करवाना ही नहीं है, हमें पनिशमेंट नहीं देनी है, बच्चा को गधे या कोई भी अपशब्द नहीं कहना है, बच्चा केयरलेस है ऐसा भी नहीं कहना है। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव वर्ड्स की तरफ ध्यान देना है। सेकेंड ऑप्शन है, शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाय आस्किंग देम टू डू रिपीटेड प्रैक्टिस, बार बार अभ्यास करने के लिए कह सकते हैं, तुरंत सुधार देनी चाहिए, बार बार उसे इमीडिएटली उन्हें करेक्ट कर दे, ये भी बात क्या है, गलत हो जाएगी कि तुरंत सुधार दे, मतलब उन्हें गलती करने ही नहीं दे, ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिवन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देता है। ठीक है, अगर बच्चा सीख रहा है तो गलतियां तो होंगी, तो ये लर्निंग का क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, आर इनसाइट इनसिग्निफिकेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षा एवं अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। तो एरर करने क्या ये महत्वहीन हो जाता है, तो ये बात गलत है, बच्चे गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, असेसमेंट, मूल्यांकन को फर्स्ट शुड बी अंडरटेकन एज अ सेपरेट एक्टिविटी, एक अलग गतिविधियों के रूप में लेना चाहिए, या सेकेंड है शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, शुड बी डन ओनली इन द टर्म ऑफ मार्क्स, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, या शुड बी बेस्ड ऑन अ ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टास्क, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो असेसमेंट क्या है, एक अलग रूप नहीं हो सकता। असेसमेंट में हम क्या करते हैं, जो एक्टिविटी से अलग रूप में नहीं, एक्टिविटी को शामिल करके करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर है शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सही बात है, शिक्षा अधिगम का एक प्रक्रिया का भाग होना चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या है, सही है, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए असेसमेंट को। शुड बी डन ओनली इन द टर्म ऑफ मार्क्स, सिर्फ मार्क्स के संदर्भ में करना चाहिए, ये ओनली क्या है, सिर्फ मार्क्स के, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर बोलते कि एक तरह से मार्क्स के लिए भी असेसमेंट करना चाहिए, तो ये बात
ठीक हो जाती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए ये गलत हो जाएगा। फिर है शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार क्वेश्चन पे ही होना चाहिए, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि हमें पता है असेसमेंट में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और बहुत प्रकार से असेसमेंट होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग इज, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, एक सक्रिय और सामाजिक क्रिया है। पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक, एक निष्क्रिय व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। या थर्ड है द ऑप्शन ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। या फिर फोर्थ, अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या होता है, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, एक्टिव रहता है, कुछ कंस्ट्रक्ट करता है और सीखता है। तो इसका जो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला, एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, एक सक्रिय एवं सामाजिक क्रिया है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट, नीचे लिखी हुई स्थितियाँ किस सिद्धांत को दर्शाती हैं। स्टूडेंट हु डू नॉट परफॉर्म वेल फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ एंड फील डिमोटिवेटेड, दे आर देन लाइकली टू गिव अप ईजिली विदाउट ट्राइंग और परसिस्टिंग इन डूइंग टास्क। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे प्रायः रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना आ जाती है, ठीक है। कोई बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो वो समझेगा कि मैं अच्छा नहीं हूँ और डिमोटिवेटेड हो जाएगा और वो क्या करेगा, किसी काम को किए बिना ही छोड़ देगा। तो ये कौन से प्रिंसिपल के बारे में कहा गया है कि ये कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट सेपरेबल, संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। या कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट रिलेटेड, संज्ञान और संवेग संबंधित नहीं है। या हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर नॉट सेपरेबल, अनुवांशिक और पर्यावरण अलग नहीं है। या हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर नॉट रिलेटेड, अनुवांशिकता और पर्यावरण संबंधित नहीं है। तो बच्चा फील कर रहा है अपने एक्टिविटी को देख करके कि वो नहीं कर सकता, तो उसकी इमोशन की बात की गई है। तो उसकी संज्ञान और संवेग की बात की गई है। तो संज्ञान और संवेग क्या है, आपस में इनसेपरेबल है, ठीक है, दोनों रिलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है। और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की बात तो इसमें की ही नहीं गई है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं, तो दो ऑप्शन कट गए। अब संज्ञान और इमोशन एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है, दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं। तो कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट सेपरेबल, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ए टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रेन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख करके। अगर टीचर खुद ही उसे सॉल्व कर देगी स्टेप बाय स्टेप, तो बच्चे के लिए बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बनेगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड है गिविंग देम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू आंसर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें प्राय मात्रा में अवसर प्रदान करना। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी किस प्रकार की दी जा रही है कि वो सिमिलर क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करते रहें। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे अवसर दिया जा रहा है लेकिन सेम टाइप के क्वेश्चंस के लिए दिया जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड है एम्फेसिसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण पर बल देना।
तो हमें पता है कि रोट मेमोराइजेशन हम कभी भी नहीं करवाते हैं, तो अगर रोट मेमोराइजेशन करा के हम प्रॉब्लम सॉल्वर बना रहे हैं, ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इनिशिएटिव इन गैस एंड टू लुक एट मल्टीपल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। बच्चों को समस्या के बारे में सहजनुभूति अनुभव अनुमान लगाने एवं विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, यहाँ पे भी हम इनकरेज करें बच्चों को कि वो मल्टीपल सॉल्यूशन लाए किसी प्रॉब्लम का, तो बच्चा इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर जरूर बनेगा। हमें क्या करना है, इनकरेज करना है बच्चे को ताकि वो मल्टीपल सॉल्यूशन लाए। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, यूज ऑफ मेथड वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? क्या ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, यह डिडक्टिव मेथड है, लर्नर सेंटर्ड मेथड है, या ट्रेडिशनल मेथड है? तो जब लर्नर्स खुद की इनिशिएटिव और एफर्ट करता है तो उसको हम बोलेंगे लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, Which of the following statement about the intelligent is correct? बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, या इंटेलिजेंस इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, या इंटेलिजेंस इज हेरिडिटरी ट्रेट दैट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटी सच एज मेमोरी एंड रीजनिंग, बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण और तर्क शामिल होती हैं, या इंटेलिजेंस इज मल्टी dimensional involving several abilities not entirely measurable by intelligent test। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो जो इंटेलिजेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 4th वाला, कि इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एक्टिविटीज नॉट इंटायरली मेजर बाय इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या है, बहुयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षण द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? तो फर्स्ट या जो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, फैमिली हो जाता है। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा। स्कूल, गवर्नमेंट, मीडिया, ये सब क्या है, सेकेंडरी है। तो प्राइमरी क्या हो जाएगा, फैमिली। और अगर फैमिली में भी अगर किसी पर्टिकुलर पूछे कि सबसे फर्स्ट मेंबर जिससे चाइल्ड अटैच होता है वो मदर होती है। ठीक है, तो इसका फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन, फैमिली, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजेस थ्योरी इज डैट, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इंफीरियर टू एडल्ट्स, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। चिल्ड्रन थिंकिंग इज सुपीरियर टू एडल्ट्स, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। या चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। या फिर चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होते हैं। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग
बच्चे की सोच वयस्कों से निम्न होती, ये बात क्या है, गलत है। सुपीरियर होती है, ज़्यादा होती, ये भी बात गलत है। और क्वांटिटेटिव, जिसे मापा जा सके, वो भी क्या है, नहीं है। तो ये क्या है, क्वालिटेटिव, बच्चे क्या है, गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होते। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर इज एन, जेंडर क्या है, एक बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है, एक जैविक निर्धारक है, साइकोलॉजिकल एंटिटी है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक सामाजिक संरचना है, या इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है, एक आर्थिक अवधारणा है। तो जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। क्या है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, या फिर इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और स्वयं, या फिजिकल, पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल एंड इकोनॉमिकल, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक, संवेगात्मक, या सोशल, फिजिकल, पर्सनैलिटी, सेल्फ, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व या स्व। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेग। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर भी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी क्वेरी है तो आप, या कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके भेजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रेन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट। हमें सही वाला बताना है। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, चिल्ड्रंस motivation to learn and their capability to learn is predetermined by hereditary only। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्ण निर्धारित है। या चिल्ड्रन सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड डिटरमाइंस एंड लिमिट देयर मोटिवेशन एंड लर्निंग कैपेबिलिटी। बच्चों को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी अभिप्रेरणा और अधिगम क्षमताओं को निर्धारित व सीमित करती है। या फोर्थ ऑप्शन है, चिल्ड्रन हैव टू बी रिवॉर्डेड एंड पनिश टू मेक देम मोटिवेटेड फॉर लर्निंग। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत और दंडित करना होता है। तो जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ऑल द चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। सभी बच्चे क्या होते हैं, स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। यह ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा कि जो सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्यों गलत है, तो जो चिल्ड्रन होते हैं वो मोटिवेटेड टू लर्न होते हैं, मतलब सीखने के लिए अभी प्रेरित होते हैं, और वो ये जो कारण है वो हेरिडेटरी, सिर्फ हेरिडेटरी के द्वारा होता है। ये बात क्या होता है, गलत होती है। हेरिडेटरी और इन्वायरमेंट दोनों का ही रोल चाइल्ड्स के ऊपर डेवलपमेंट पे पड़ता है। तो सिर्फ हेरिडेटरी की बात हो गई तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर अगर बच्चे सोशियो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से आते हैं तो वो क्या करते हैं, जो उनका अधिगम है वो सीमित हो जाता है। तो ये भी बात क्या हो जाती है, लिमिटेड। ये क्या हो जाती है, ये भी बात गलत हो जाती है कि ऐसे बच्चे कहते हैं सीमित हो जाती है उनकी क्षमताएं, तो ये गलत हो गया। फिर उन्हें पुरस्कृत और दंड के से मोटिवेट करते रहना चाहिए लर्निंग के लिए, तो ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है।
मिनिएचर एडल्ट, छोटे वयस्कों के रूप में, पैसिव इमिटेटर, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, एक्टिव एक्सप्लोरर, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, और ब्लैंक स्लेट, खाली स्लेटों के रूप में। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हम बच्चे को कैसे देखते हैं? एज अ एक्टिव एक्सप्लोरर। ठीक है। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जो फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो कौन है? जॉन डीवे। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, लर्निंग इज, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक सोशल एक्टिविटी है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, या एक पैसिव एक्टिविटी है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, या एक कंडीशनड एक्टिविटी है, एक अनुबंधन गतिविधि है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार जो लर्निंग है वो सोशल एक्टिविटी है। ठीक है। इसके अलावा सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी की भी बात किसने की है? लेव वाइगोस्की ने की है। और लेव वाइगोस्की अधिकतर क्या करते हैं? सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक गतिविधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड अ चाइल्ड इन अ प्री ऑपरेशनल स्टेज? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? सर्कुलर रिएक्शन, वर्तुकुल प्रतिक्रिया, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, डिफर्ड इमिटेशन, विलंबित अनुकरण, या फिर इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, विचारों की अनुक्रमणीयता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्री ऑपरेशनल स्टेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स। ठीक है। इसी के साथ हमारा CTP का पोर्शन कवर हो जाता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।